साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है द्विवेदी युग और भारतीय युग से प्रश्नों का श्रृंखला हमने लिया है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सही तथ्य नहीं मिल रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप सही पढ़ते हैं और सही पढ़े रहेंगे तो नो डाउट कि आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देर न करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन लेवल है काफ़ी स्टैंडर्ड है, जो एलटी ग्रेड मेंस केवीएस एनबीएस और आपके ईएमआरएस के लिए और टीएसटी पीएसटी के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्वेश्चन। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और 1 मिनट में शेयर कर दूं सभी भाइयों को ताकि सबका कल्याण हो। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए पहले प्रश्न पे हम लोग फोकस करते हैं। दिया है, पहला प्रश्न है, करा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। देखिए पहले की क्या था कि जो कॉलेज थे, विश्वविद्यालय थे, उसमें मुंशी चुने जाते थे, भाषा मुंशी। भाषा मुंशी जैसे आज हम लोग मास्टर साहब होते हैं, स्पेशल लिटरेचर और साहित्य के शिक्षक रखे जाते हैं, उसी तरह से भाषा मुंशी होते थे। मतलब मुंशी जी मतलब मास्टर साहब होते थे, भाषा के रूप में होते थे, मतलब केवल वो भाषा पढ़ाते थे। तो यह प्रश्न जो कर रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे गंगा प्रसाद शुक्ल, लल्लू जी लाल, सदल मिश्र, सदा सुख लाल। अब ऑप्शन में भैया आपका दिया हुआ है 1 और 2, फिर दिया है B 2 और 3, फिर दिया 2 3 और 4, करा कि 1 2 3 सही है। तो ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में कौन कौन थे? तो गंगा प्रसाद शुक्ल थे, लल्लू लल्लू जी लाल थे और सदल मिश्र थे। यह तीनों लोग थे भाषा मुंशी के रूप में। भैया यह तीनों लोग भाषा मुंशी के रूप में थे। ठीक है, यह तीनों भाषा फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में गंगा प्रसाद शुक्ल, लल्लू जी लाल और सदल मिश्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, यह जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड यूपी टीएसटी पीएसटी बीपीएससी टीआरई 4, इसके बाद केवीएस ईएमआरएस एनबीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए आने वाले दिनों में आपको प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है इस तरीके का मिलेगा। जो हिंदी साहित्य की हम रटा रटाया प्रश्न पढ़ते थे दोस्तों, तो आप वो भूल जाइए। अब आपको जो प्रश्न आएगा वो कूट पर आधारित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज सही तथ्यों का चैलेंज है कि सही तथ्य हम कहाँ से पढ़ें। तो पुराना जो ट्रेडिशनल वे है कि आप किताब लेके रट्टा मार के पढ़ लेते थे, वो आप ट्रेंड पीछे छूट गया है। चलिए, करा कि सही कथन चुनिए। इस प्रश्न में करा कि सही कथन चुनिए। करा कि गिल क्राइस्ट के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की नीति हिंदी के बहुत अनुकूल नहीं थी। करा गिल क्राइस्ट कार्यकाल नवंबर 1800 ईस्वी से जनवरी 1804 ईस्वी तक था। करा गिल क्राइस्ट उर्दू को शिष्ट भाषा नहीं मानते थे। करा गिल क्राइस्ट मुख्य रूप से हिंदुस्तानी या उर्दू पक्षपाती थे। तो भैया जब ये जो प्रश्न है, ठीक है, क्या करा कि सही कथन चुनिए, तो ध्यान रखिएगा, गिलक्राइस्ट के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की नीति हिंदी के बहुत अनुकूल नहीं थी। सच्चाई है, हिंदी के लिए दोस्तों बहुत संघर्ष किया गया भारत में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में और उससे पहले जो भी सराय आए, हिंदी को मतलब बहुत पीछे करना चाहते थे, अंग्रेजी को लागू करना चाहते थे। तो ये सत्य है कि यह अनुकूल नहीं थी। करा गिल क्राइस्ट कार्यकाल में नवंबर 1800 ईस्वी से जनवरी 1804 ईस्वी तक था, यह भी सही है। गिल क्राइस्ट उर्दू की शिष्ट भाषा नहीं मानते थे, यह भी सही है। अब करा कह रहा है कि गिल क्राइस्ट मुख्य रूप से हिंदुस्तानी या उर्दू के पक्षपाती थे। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है। करा कि गिल क्राइस्ट उर्दू को शिष्ट भाषा नहीं मानते थे। तो ध्यान रखिएगा, उर्दू को भी भाषा का समान दर्जा दिया जा रहा था उस टाइम। कब? 1800 से 1804 के बीच हिंदी उर्दू को भी दर्जा दिया जा रहा था, संस्कृत को, लेकिन अंग्रेजी को आगे रखा जाता था। ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा? तो 1 2 और 4 सही होगा, 3 गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं मानते हैं जबकि होता है। तो 1 2 3 4 किसमें दिया है भैया? तो सी ऑप्शन में। ठीक है, मतलब ये जो गलत है तो गलत है, बाकी 3 आपके सही है। तो यहाँ पे सही कथन चुनने की बात किया है। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न हमने उठाया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और दोस्तों एक बात बता दें कि अब एग्जाम में आप जब कभी भी हिंदी को लेकर बैठेंगे तो सबसे बड़ी, हाँ जी,
बिल्कुल गायत्री जी, बिल्कुल। सोना सोना जी धन्यवाद, गायत्री जी धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमन है भाई, धन्यवाद जी। गायत्री जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और हम हिंदी के वो पैटर्न लेके आए हैं दोस्तों कि आप अगर वास्तव में पढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप पढ़ लीजिए, चाहे हमारी क्लास में एक ही बंदा जुड़ेगा, हमें संतुष्टि मिलेगी कि हमसे पढ़ के वो सफल होगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्रश्नों को जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, शुभ सरस देश स्नेह स्नेह पुरित प्रकट हवै आनंद भरे, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। तो दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइनें हैं। और इसमें यह पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, क्या क्या कहा था भैया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट हवे आनंद भरे। मतलब शुभ सरस, ध्यान रखिएगा, यह बात किसने कहा है, यह बात किसने कहा है कि स्नेह शुभ सरस, मतलब हमारे देश में आनंद भरा सरस है, पूरी स्नेह के साथ आप देखिए तो यह सही है। ठीक है, यह क्या भैया आपका, तो यह कह रहा कि सही है, तो नहीं, ध्यान रखिएगा, ये हरिश्चंद्र ने नहीं कहा है। अब कह रहा कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, तो यह बात हरिश्चंद्र जी ने सही कहा है, यह गलत है। यह सही कहा कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, परदेसी। तो इन्होंने अंग्रेजी पर कटाक्ष किया था भैया अपने कार्यकाल में। लेखन के दौरान इन्होंने हिंदी को महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि गद्य युग भारतेंदु युग को कहा जाता है, और सर्वश्रेष्ठ गद्य युग किसका रहा, तो भारतेंदु के युग में समय में रहा है। जबकि इन्होंने कहा अंग्रेजी, परदेसी वस्तु परदेसी भाषा, अंग्रेजी। दोस्तों, हमारे यहाँ हिंदी, जब अंग्रेज थे तो हिंदी को काफी विरोध किए, हिंदी आगे ना बढ़ पाए, तो भारतेंदु जी ने उसी पर कटाक्ष किया है। तो ये सही है, यह गलत है, वन, इन्होंने नहीं कहा है। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, यह हरिश्चंद्र जी ने कहा है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति, मतलब अपनी खुद की भाषा का उन्नति करो, सबकी उन्नति होगी। तो यह भी किसने कहा है, तो भारतेंदु जी ने कहा है। तो 2, 3, 4 किसमें है भैया, तो ऑप्शन बी में सही है, ऑप्शन बी में सही है, 2, 3, 4। यह किसने कहा है तीनों बात, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। जो वर्तमान का जो पैटर्न है भैया क्वेश्चन का, आपको इसी तरीके का आएगा। चलिए, करा भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है कविता, हास्य व्यंग, मौलिक नाटक, अनुदित नाटक। चलिए भैया, हमने आपको बताया रखा था, ठीक है, यह बात हमने पढ़ाया है। ठीक है, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है, तो हमने आपको बताया था कि क्या है, तो इनकी कविता है भैया। हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि भारतेंदु कृत क्या है, प्रेम सरोवर, तो इनकी कविता है। इस कविता को आप जरूर पढ़िएगा। बाकी का हास्य व्यंग, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, इस पर भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव जब पढ़ेंगे विस्तार से, उसके बाद हम इस पर प्रश्न लेके आएंगे। लेकिन भारतेंदु प्रेम सरोवर क्या है, तो भारतेंदु जी की बहुत अच्छी कविता है, इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा, मैं पढ़ रखा हूं। चलिए, करा कि प्रेम तरंग के रचनाकार हैं राधा कृष्ण, भारतेंदु, प्रेम घन, श्रीनिवास। चलिए बताइए। जी बिल्कुल सोना जी। चलिए, गायत्री जी बिल्कुल सही है आपका। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, चलिए भैया, करा कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, भैया प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखिएगा, कौन है, तो भारतेंदु जी हैं। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु जी हैं, हम पहली क्लास में इसको बता रखे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और यह प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है। करा भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की है कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, भारतेंदु मंडल के गठन पर, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, तदीय समाज की स्थापना पर। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। करा कि भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, चलिए आइए,
चलिए ध्यान रखिएगा, भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना किस पर किया था? तो अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में किया था। किस पर किया था भैया? तो अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में किया था। अब ये इन्होंने क्यों किया था? तो एक आपको रहस्य बता दे, जो मिस्रवासी थे, मिस्रवासी वो भाषा की खिचड़ी, और वो मिस्रवासी जो सोचते थे कि हमारी भाषा कभी आगे न बढ़े, तो अंग्रेजों ने उस पर विजय किया उसी की खुशी में। और विजय पताका यह एक क्या है, इनकी रचना है। अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में इस रचना का इन्होंने उल्लेख किया है और इसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए भैया, करा कि कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? चलिए भैया, कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है? यहाँ पे प्रश्न नहीं के पूछा है। और आपको बता दे भैया कि एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलता है, जब भी आप क्लास में बैठेंगे या कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे तो कृति के बारे में, किताब के बारे में पूछता है कि निम्न में से कौन सी कृति या रचना या निबंध या नाटक या किताब फला कवि की नहीं है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती। तो ध्यान रखिएगा भैया, सही क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, यह भारतेंदु जी ने लिखा है, भारतेंदु जी की रचना है। अंधेर नगरी भी क्या है? तो भैया यह नाटक है। और भारत दुर्दशा ये क्या है भैया? तो यह आपका निबंध है। और भारत हरण नहीं है, भारतेंदु जी की कृति नहीं है, तो भारत हरण नहीं है, भारत हरण। बाकी बी सी डी यह तीनों है, यह तीनों है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यह क्या है? तो यह रचना है, नाटक है, निबंध है, और ये आपका नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा कि कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत हरण नहीं है, भारत हरण नहीं है। चलिए चलिए भैया, करा कि भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए ये प्रश्न आपको आता है भैया, हर जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, जैसे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, मुंशी प्रेमचंद हुए, सॉरी, डॉक्टर नागेंद्र हुए, राम विलास शर्मा हुए, जितने भी हमारे राइटर हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा हुई, ठीक है, सभी का एक क्वेश्चन लाइन के रूप में पूछता है कि विशेषता के रूप में कि इनकी कविताओं का, जैसे छायावाद की विशेषता क्या थी, ठीक है, फिर महादेवी वर्मा के कविताओं का विशेषता पूछ देता है, ठीक, प्रगतिवाद की विशेषता क्या थी, ठीक है, भारतेंदु की विशेषता क्या थी, तो ये सभी पूछता है, द्विवेदी की विशेषता क्या थी। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है भैया, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसका जवाब आप लोग देंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे। एक बार हम आप लोगों का कमेंट लेते हैं। नहीं गायत्री जी, हमने जिस दिन क्लास लिया था, शायद आप उस दिन क्लास में थी, तो हमने इसको विस्तार से पढ़ाया था भाई, हमने इसको विस्तार से पढ़ाया था, ठीक है। चलिए बता देते हैं भैया, ठीक है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि प्राचीन और नवीन का समन्वय, प्राचीन और नवीन का समन्वय, मतलब इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्राचीन कुरीतियों और नवीन विचारधारा को उजागर किया। कोई भी लेखक या कोई भी कवि कुरीतियों को, प्राचीन कुरीतियों को, बातों विचारों को और नवीन बातों विचारों को अपनी कविता के माध्यम से समाज पर, विश्व पटल पर रखता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यही किया है, प्राचीन और नवीन का समन्वय दिया है अपनी कविता में। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में जरूर आ गया होगा। जिस दिन मैं विस्तार से क्लास पढ़ा रहा था उस दिन इस बात को मैंने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में प्राचीन वादों विचारों का और नवीन बातों विचारों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। चलिए दिया है, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? हरिश्चंद्र स्कूल, चौखंबा स्कूल, सरस्वती स्कूल, हिंदी विद्यालय। चलिए बताइए, बताइए भैया, चलिए बताइए। चलिए बताइए, सभी लोग उत्तर बताइए तो जरा जल्दी से, हम आप लोगों के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं।
किसी का चौखंभा आ रहा है भाई। किसी का चौखंभा स्कूल आ रहा है। चलिए, बहुत सही, गुड, वेरी गुड। किसने बताया है भैया? गायत्री जी ने बताया कि सर चौखंभा स्कूल, बिल्कुल। आज जिसका नाम है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, यह हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज चौखंभा स्कूल इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस नाम से जाना जाता भैया? तो चौखंभा स्कूल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो चौखंभा स्कूल के नाम से, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। ये आपको पता है कहाँ है? हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज कहाँ है, पता है? चलिए, कोई बताएगा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज कहाँ है? आपके हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, बताइए। किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा भाई। चलिए भैया, कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज बनारस में है। कहाँ है भैया? तो बनारस में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौखंभा स्कूल हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज आपका बनारस में है। आप गए होंगे मैदागिन तो जानते होंगे। चलिए, करा कि भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश, अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, कहां भाग गए भाई आप लोग? चलिए बताइए भैया। चलिए, ध्यान रखिएगा, भारतेंदुकृत फूलों का जो गुच्छा है वो क्या है? तो खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं भैया। फूलों का गुच्छा इनकी क्या है? तो कविता। इसको हमने पढ़ाया है, इसको हमने पहली क्लास में, भारतेंदु की जो क्लास हमने लिया था उसमें इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया था। फूलों का जो गुच्छा है वो खड़ी बोली में रचित उनकी क्या है? हरिश्चंद्र जी की कविताएं हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। करा कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? करा कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। करा प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब भाई। वाह गायत्री जी वाह, आपकी तैयारी तो बड़ा जबरदस्त है भाई। चलिए, उत्तरार्ध भक्तमाल में है, उत्तरार्ध भक्तमाल में है भैया। ये किसमें है? तो उत्तरार्ध भक्तमाल में है। ठीक है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? तो उत्तरार्ध भक्तमाल में है। बहुत शानदार भाई, बहुत अंदर से मैंने प्रश्न उठाया है। चलिए, करा कि भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत का पत्र लिखा? करा महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर, करा काशी नरेश के सम्मान में, लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर, उपयुक्त सभी के सम्मान में। चलिए बताइए, चलिए उत्तर दीजिए। चलिए, ध्यान रखिएगा, महारानी विक्टोरिया के पुत्र का जब भारत पर आगमन हुआ, मतलब भारत में जब आगमन हुआ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनके स्वागत में एक पत्र लिखा था।
और इस पत्र को सम्मान भी दिया गया, ठीक है, इस पत्र को सराहना भी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि मन की लहर काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, बताइए। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न है, मन की लहर काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मन की ग्रंथ की काव्य रचयिता कौन है भैया? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, इसको हमने बताया भी है, ठीक है, भारतेंदु युग में हमने जब पढ़ाया था विस्तार से क्लास, तो उसमें इसका जिक्र किया है हमने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, करा कि आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? भारतेंदु की, राधा कृष्ण की, प्रेमघन की, जगमोहन सिंह की? चलिए बताइए। चलिए भैया बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए चलिए उत्तर दीजिए भैया, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? चलिए जवाब नहीं आया, हम बता देते हैं भैया। अरुणोदय आनंद अरुणोदय अरुणोदय आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो प्रेम घन की रचना है। किसकी रचना है भैया? तो ध्यान रखिएगा, प्रेम घन की रचना है, बहुत शानदार है और इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये हमने इसको विस्तार क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष भी हमने लिखवाया था। चलिए, करा कि तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का? चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल सही है सी। चलिए 15 का बताइए भैया, तदीय समाज से किसका संबंध था? चलिए बताइए किसका संबंध था, बताइए। तदीय समाज से किसका संबंध था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है जी, बिल्कुल गायत्री जी का उत्तर सही है भाई, बहुत खतरनाक तैयारी है भाई आपकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तदीय समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है। और ये तदीय समाज का मतलब क्या है, ठीक है, तदीय समाज का मतलब क्या है, संबंध किससे है? तो ये वो समाज का उल्लेख अपने घटनाओं में किए जो समाज सुविधाओं से उपेक्षित था, ठीक है। चलिए, गायत्री जी की तैयारी बड़ी खतरनाक है भाई, बाप रे बाप, बहुत अंदर से हमने प्रश्न उठाए हैं और ये प्रश्न हमने टीजीटी पीजीटी और केबीएस एनबीएस प्री मेंस और एलटी ग्रेड मेंस के लिए मैंने तैयार कर रखा है। चलिए, करा कि नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन और भारतेंदु हरिश्चंद्र, बताइए क्या सही होगा? 16 का भी जवाब दे दीजिए भाई, 16 का भी जवाब दे दीजिए। ध्यान रखिएगा, नए जमाने की मुकरी के लेखक, नए जमाने की मुकरी, ये बहुत ही शानदार रचना है, ठीक है, बहुत ही शानदार रचना है और इसको पढ़ने में मजा भी आता है, बहुत ही शानदार रचना है, पढ़ने में इसको मजा भी आता है, एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा, मैं इसको पढ़ा हूं, नए जमाने की मुकरी, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल सही है गायत्री, बाप रे बाप, बाहर तैयारी तबाही बा भाई एकदम, डी आंसर सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नए जमाने की मुकरी है, यह रचना है भैया, ठीक है, इसको हमने पढ़ाया है विस्तार के क्लास में। और गायत्री जी की तैयारी बहुत खतरनाक है भाई, अब तक सभी क्वेश्चनों का जवाब इनका सही रहा। करा भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं का रासब गधा कहा है? क्यों कहा है जानते हैं? क्यों कहा है मालूम है? इस रचना में इन्होंने क्यों कहा? भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब रासब गधा कहा है? क्यों कहा है जानते हैं? इसलिए कहा क्योंकि जब अंग्रेज आए तो ये राजा लोग क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और राजा मूक दर्शक बन के अपना देश क्षेत्र लुटाते रहे, तो इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कृति रचना के माध्यम से भारतीय राजाओं को क्या कहा? गधा कहा। चलिए चलिए भैया बताइए। चलिए बताइए।
17 का आंसर क्या होगा भैया बताइए। चलिए आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत दुर्दशा होगा भैया, भारत दुर्दशा, ध्यान रखिएगा। भारत दुर्दशा ये 6 भाग में है, 6 भागों में यह है। कितने भागों में है भैया? 6 भागों में है। और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? तो नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह क्या है? तो नाटक है। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह क्या है भैया? तो नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक है। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह क्या है? तो नाटक है। और इन्होंने राजाओं को गधा इसलिए कहा कि यह जो राजा थे भैया मदिरा पान करते थे, निर्लज थे और मदिरा पान में इतने व्यस्त थे कि अपने जो राजपाट है वो अंग्रेजों तक लुटा दिए। ठीक है, अंग्रेजों को लुटा दिए। और ये निर्लज थे, मतलब इनके समय में मदिरा पान करना और आप मतलब एक तरीके से भोग विलास में व्यस्त रहना यही कार्य था। इसीलिए इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने दौर के राजाओं के बारे में उल्लेख किया है, उनकी वास्तविकता को 6 भागों में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? नेक्स्ट है, करा खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, शाह ललित किशोरी। चलिए बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही और शाह ललित किशोरी। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए चलिए उत्तर बताइए भैया, जल्दी से उत्तर बताइए। 18 का सी, 18 का सी। गायत्री जी, गायत्री जी ये आपका उत्तर यह गलत हो गया। आपको बता दे कि खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। किसने कहा है भैया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। ये हम क्लास में इसको हम बताए भी हैं। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को, कवियों को और रचनाकारों को क्या कहा है? तो हठी और मूर्ख कहा है। ठीक है, आपका यही प्रश्न गलत हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं, उसमें आप उत्तर बताइएगा। इसका प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। चलिए, करा कि प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी की, प्रताप नारायण मिश्र की, जगमोहन सिंह की, अंबिका दत्त व्यास की। चलिए बताइए, चलिए बताइए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी हिंदी क्लास से जो भी पढ़ के सिलेक्शन पाएगा उसको 5,000 का इनाम है। कितने हजार का इनाम है भैया? 5,000 का इनाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5,000 का इनाम है। आप टीएसटी, पीएसटी, एलटी ग्रेड में हमारी क्लास से अगर पढ़ के आप सफलता पाते हैं तो आपको 5,000 का कैश मिलेगा। ठीक है, हमारी तरफ से है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑनलाइन हम एक दिन टेस्ट लेंगे और जिसका आंसर सही होगा उसको 500 रुपया कैश के रूप में भेजा जाएगा ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा, एक दिन हम ऑनलाइन हिंदी का टेस्ट लेंगे ऑनलाइन। उसको अगर जिसने अधिकतम उत्तर दिया, अधिकतम उसको 500 तत्काल भेजा जाएगा। तो आप लोग बेस्ट व्यूअर बनिए। ठीक है, और हमारी क्लास से जुड़िए। ठीक है, ये मैं आपको प्रोत्साहन इसलिए दे रहा हूं कि आपके उत्सुकता के लिए और लगे रहने के लिए घोषणा मैंने कर रखा है। ठीक, तो एक दिन ऑनलाइन पूरे हिंदी के क्वेश्चनों का चलेगा। जो अधिकतम उत्तर देगा उसके लिए 500 तत्काल भेज दिया जाएगा, क्लास के लास्ट में भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का हम लोग उत्तर जानते हैं भैया। इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? चलिए बताइए। छोटे जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटे जी। चलिए, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? 19 का आंसर दीजिए आप लोग, 19 का आंसर दीजिए भैया आप लोग। इसको हमने पढ़ाया है, जिस दिन डिस्क्रिप्टिव क्लास हमने लिया था ना भैया, उस दिन हमने पढ़ाया था कि प्रेम संपत्ति लता के बारे में किसने कहा था? तो जगमोहन सिंह की ये रचना है भैया, जगमोहन सिंह की रचना है। और इसमें इन्होंने कहा प्रेम संपत्ति लता का मतलब ये कि प्रेम ही सब कुछ है।
ठीक है। और यह फूल पेड़ पौधे के जैसे जीवन होते हैं वैसे प्रेम होता है। इन्होंने कहा प्रेम फूलों की तरह होता है। तो इनकी जो रचना है पढ़ने योग्य है। और ये रचना किसने लिखा है? तो जगमोहन सिंह ने लिखा है। ये रचना किसकी है? तो जगमोहन सिंह की है। और ये भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के हैं? तो भैया भारतेंदु युग के कवि आते ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न करा है कि भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका जवाब सबके पास आना चाहिए, सबका आना चाहिए इसका। चलिए भैया इसका जवाब सभी को आना चाहिए। इसका जवाब करा भारतेंदु। अच्छा कोई बता रहा है 20 का। अच्छा गायत्री जी बता रही हैं। एक सेकंड पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं गायत्री जी, उसके बाद उत्तर पे ध्यान देते हैं आपके। अब करा कि भारतेंदु मंडल के किस लेखक, भारतेंदु मंडल का मतलब समझ रहे भैया? मतलब भारतेंदु युग के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। मतलब समझ रहे हैं इस प्रश्न का जवाब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मतलब भारतेंदु युग में जितने भी कवि और रचनाकार थे इनका संगठन था, संघ था। और उसमें यह प्रश्न यही करा कि भारतेंदु के बराबर कौन सा कवि था, मतलब कौन सा लेखक था? तो ध्यान रखिएगा बालमुकुंद गुप्त होंगे। बिल्कुल सही है गायत्री जी, बिल्कुल बालमुकुंद गुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी अब क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा भैया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का उत्तराधिकारी लेखक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु हरिश्चंद्र का उत्तराधिकारी लेखक किसे कहा जाता है? उत्तराधिकारी लेखक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में भैया ये होंगे, किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में कौन होगा भैया? कौन? बालमुकुंद गुप्त होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इनके युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि बालमुकुंद रहे। किनके युग के? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो ये क्वेश्चन खुद कर है कि भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युग के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद कोई अगर कवि बना तो बालमुकुंद है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बराबर लेखन कार्य किए हैं। चले उम्मीद करते कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए करा कि बाबू बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या था? चलिए भैया करा बाबू बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार है। चलिए बताइए, इसका उत्तर सभी लोग देंगे। चलिए इसका उत्तर सभी लोग देंगे। बाबू बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या था? बाप रे बाप, वाह छोटे जी वाह, क्या तैयारी है भाई आपकी। छोटे जी का उत्तर आ गया भाई, बहुत शानदार भाई। शिव शंभू का चिट्ठा, बहुत ही शानदार लेखनी है भैया। शिव शंभू का चिट्ठा से बालमुकुंद जी क्या थे? प्रसिद्ध थे। इनकी साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? तो शिव शंभू का क्या है? चिट्ठा है। शिव शंभू का चिट्ठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आने वाले दिनों में यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए छोटे जी और गायत्री जी ने, सर्वप्रथम छोटे जी ने उत्तर दिया और दूसरी बार गायत्री जी ने दिया है। चलिए दूसरे नंबर पे चलिए, आप सबसे ये स्टैंडर्ड प्रश्न है करा कि भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता रही। मतलब जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के दौर में संघ में उनके जो लेखक थे, उनके समकालीन जो लेखक थे, उनकी विशेषता क्या थी? यह मैंने पहली क्लास में, भारतेंदु युग की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है। चलिए
भारतेंदु की विशेषता क्या थी? करा कि इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। करा ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। करा इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। करा इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया है। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? चलिए 22 का बताइए भाई। 22 का बी। गजब भाई, वाह गायत्री जी, झंडा गाड़ दिए भाई। चलिए भैया ध्यान रखिएगा। पहले तो एक चीज जान लीजिए कि भारतेंदु भी पत्रकार थे। भारतेंदु जी भी पत्रकार थे। पहली क्लास में हमने इस बात को बताया था कि भारतेंदु जी भी पत्रकार थे और करा कि ये सभी पत्रकार थे, किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। छोटे जी ने बताया, बहुत शानदार। चलिए बहुत सही, गुड। सॉरी, गायत्री जी ने बताया है बी, छोटे जी ने डी बताया है। डी नहीं होगा भैया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग के जितने भी लेखक थे ना, मैंने क्लास में इसको पढ़ाया है, भारतेंदु युग के जितने भी लेखक थे उनके समकालीन, उनके दौर में वो किसी न किसी पत्रिका के संपादक थे और पत्रकार थे। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र भी पत्रकार थे। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, करा कि भारत बरहमासा किसकी रचना है? वाह क्या गजब प्रश्न है भाई। भारत बरहमासा किसकी रचना है? वाह क्या गजब प्रश्न है भाई, बहुत आग लगाने वाला ये प्रश्न है। चलिए भैया बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। ओ गायत्री जी घबरा गई भाई, ठीक है भैया। भारत बरहमासा राधा कृष्ण दास का है भाई, राधा कृष्ण दास का सॉरी, भारत बरहमासा राधा कृष्ण दास जी का है। राधा कृष्ण दास जी का है भाई। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राधा कृष्ण दास जी का है। राधा कृष्ण दास जी का भाई भारत बरहमासा। राधा कृष्ण दास जी का भाई, ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग, राधा कृष्ण दास जी का होगा। लेकिन अगर खाली ब्रह्मासा पूछे, बारहमासा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर केवल ब्रह्मासा पूछे, बरहमासा पूछेगा, केवल बरहमासा पूछेगा तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। लेकिन भारत बरहमासा पूछेगा तो राधा कृष्ण दास हो जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। चलिए सी इज द राइट आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक से समझ लीजिए भैया, एक बहुत तथ्य बता दे रहे हैं आपको कि अगर केवल बरहमासा पूछता है, बरहमासा, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा कि भारतेंदु जी की रचना नहीं है। ये प्रश्न तो सभी को आना चाहिए भैया, एकदम सस्ता वाला प्रश्न है, ठीक है। सस्ता वाला प्रश्न है, बेड़ू गीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, लोकोक्ति शतक। चलिए बताइए, भारतेंदु जी की रचना नहीं है, भारतेंदु जी की रचना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बता दे, बेड़ू गीत भारतेंदु जी की है और प्रेम फुलवारी भी भारतेंदु जी की है, वर्षा विनोद भी भारतेंदु जी की है, ठीक। तो अब बचा कौन भैया? लोकोक्ति शतक,
जबकि लोकोक्ति शतक भारतेंदु जी की रचना नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन रचना नहीं है, तो बेड़ू गीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, यह तीनों भारतेंदु जी की रचनाएं हैं और लोकोक्ति शतक नहीं है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बहुत पीछे हैं क्या? जी बिल्कुल 24 का डी होगा। चलिए चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न आया है, क्या निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार सतसई, श्यामालता, जीर्ण जनपद, तृप्ताम, तृप्ताम, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतेंदु जी की कौन सी रचना है, बताइए जल्दी से भैया। चलिए हम आप लोगों के उत्तर का वेट कर रहे हैं। चलिए, लग रहा है सभी लोग सो गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, ए मेरे पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले हमरा ही, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी से आप सो जाएंगे तो क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, ध्यान रखिएगा। एक कहावत है, ठीक है, कि शाम होते ही ये दिल उदास होता है, शाम होते ही ये दिल उदास होता है, नौकरी की चाहत के सिवाय कुछ नहीं पास होता है, उनकी याद ऐसे वक्त आती है जब कोई नहीं आसपास होता है। तो नौकरी की चाहत बहुत खतरनाक है दोस्तों, इसके लिए जागना पड़ता है और त्यागना पड़ता है। ठीक है, लोग ऑनलाइन इसलिए नहीं पढ़ते कि उनका पेशेंस टूट जाता है। और आज एक ग्रुप में अभी चर्चा हो रही थी तार सप्तक की, आपको बता दें कि अज्ञे जी ने प्रथम तार सप्तक में उन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। बहुत से बुकों में गलत दिया था, अब हमने सारी बुक उठा के रख दिया सामने, साबित भी हुआ सही। तो आजकल बुकों में भी गलतियां दे रही हैं दोस्तों, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, होता भी है, हम सुधारते हैं, लेकिन कहां से हम पढ़ें कि सही तथ्य मिले। तो इस बात का हम चैलेंज करते हैं कि यहां से आपको छना हुआ मिलेगा, एकदम छना हुआ मैटर। हाँ, टाइपराइटर की वजह से गलत हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन छन के मैटर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यहां से कोई पढ़े तो सिलेक्शन पाए। चलिए चलिए भैया, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। 25 का डी आ रहा है, 25 का डी आ रहा उत्तर भाई, ये लोग बता रहा है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, श्रृंगार सतसई भारतेंदु जी की रचना है। क्या है भैया? तो श्रृंगार सतसई, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार सतसई। इसमें स्त्री के श्रृंगार के बारे में इन्होंने क्या किया है, रचना है, और यह गे पद के रूप में है। ठीक है, गे पद के रूप में है। ठीक है, श्रृंगार सतसई भारतेंदु जी की रचना है, बाकी ये कोई रचना नहीं है इनमें से इनकी। चलिए चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सुकवि सतसई किसकी रचना है? दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अंबिका दत्त व्यास की, राधा कृष्ण की, प्रेमघन की, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए भैया, सुकवि सतसई किसकी रचना है? भारतेंदु की, अंबिका दत्त व्यास की, राधा कृष्ण की। उत्तर का इंतजार कर रहे हैं हम, 26 के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। चलिए आप लोगों को उत्तर का वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी उत्तर दीजिएगा। सुकवि सतसई किसकी रचना है? चलिए आप लोगों का उत्तर लग रहा है कि नहीं आएगा। चलिए ध्यान रखिएगा भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये किसकी रचना है? सुकवि सतसई किसने लिखा है? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। सुकवि सतसई किसने लिखा है? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। ये सभी जो है प्रेमघन, राधा कृष्ण, ये सभी लोग भारतेंदु युग के रचनाकार और कवि हैं। चलिए अब आता है,
चलिए कुछ अब आता है कि निर्देश 27 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया गया है। उत्तर स्वरूप 4-4 विकल्प है, सही उत्तर चुनिए। क्या दिया भैया? निर्देश 27 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया गया है, उत्तर स्वरूप 4-4 विकल्प है, सही उत्तर चुनिए। इस तरीके का प्रश्न आपको आने वाला है। अगर आप टीएसटी पीएसटी में भविष्य में बैठते हैं, बिहार टीआरई 4 में बैठते हैं, एलटी ग्रेड एनबीएस केवीएस में बैठते हैं, तो इस तरीके का आपको प्रश्न मिलेगा, इस तरीके का आपको प्रश्न मिलेगा। चलिए चलिए इस तरीके का प्रश्न आपको मिलेगा, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। चलिए भैया, कह रहा है कि जपो निरंतर एक जयान, हिंदू हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। चलिए, कह रहा जपो निरंतर एक जयान। जयान का मतलब होता है जुबान। जयान का मतलब क्या होता है भैया? जुबान। देखिए एग्जाम में अगर जयान आ गया तो सबसे अगर अर्थ एक इसका पूछ दिया, इसका अर्थ ही पूछ दिया, तो बहुत से लोगों को भी आज भी जानकारी नहीं कि जयान का मतलब क्या होता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जपो निरंतर एक जयान, एक जुबान, जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मतलब हिंदी भी है और हिंदू भी है, ऐसा हो हिंदुस्तान। यह किसका कमेंट है? यह किसका है? यह कथन किसका है? चलिए 27 का बी, गुड। किसने बताया भाई? वाह गायत्री जी, वाह, आप तो भाई एकदम एकदम टॉप पे चल रही हैं गायत्री जी। जिस दिन हमारी ये क्यूज होगा उसमें 500 रुपया हमको उम्मीद है कि आप जीत ले जाएंगी। गायत्री जी को बताना चाहेंगे जिस दिन हमारा क्यूज होगा ऑनलाइन, ठीक है, सभी क्लास जितने भी क्लास चले उन सभी क्लासों से क्वेश्चन बनेंगे, और जिस दिन ऑनलाइन होगा उस दिन हमको लगता है कि इनाम गायत्री जी जीत पाएंगी। यह तत्काल आपका फोन पे नंबर मांगा जाएगा कमेंट में ही, ठीक है, आप दूसरे का ही कब दे दीजिएगा फोन पे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, और तुरंत पैसा भेजा जाएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया भी जाएगा। चलिए तो क्विज में आप जरूर शामिल होइएगा, ठीक है, मैं कहना चाहूंगा। चलिए तो चलते भैया, जो जपो निरंतर एक जयान, हिंदी हिंदुस्तान, यह प्रताप नारायण मिश्र का कथन है। चलिए नेक्स्ट कथन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, करा भीतर भीतर सब रस चूसे, वाह क्या बात है, क्या लाइन है। करा भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। समझ रहे हैं ना भैया इसका अर्थ, कि अंदर अंदर सब रस चूसता है और हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, ठीक है। ध्यान के कितना शानदार लाइन लिखा है। करा कि जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। क्या बात है, क्या लाइन है। किसने लिखा है भैया? अमीर खुसरो होगा यहाँ पे, सॉरी, अमीर खुसरो, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। बहुत ही शानदार लाइन लिखा है। चलिए क्या लिखा है? जाहिर बातन में अति तेज, भैया उतना ही मन में, जितना उनके मन में हंसी है उतना ही धन वो मुझते, धन को लूटते हैं। जाहिर बातन में अति तेज, मतलब बातों में तेज हैं, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। वाह क्या लाइन है। चलिए भैया, किसने ये वक्तव्य किसका, यह कथन किसका है? अमीर खुसरो, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। बताइए, चलो उत्तर दीजिए भैया। 28 का सी, किसका जवाब आ गया भाई? अरे बाप रे बाप, वाह क्या बात है, उत्तर सही भैया, 28 का सी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन है और ये सही है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन है, बहुत सही है, शानदार। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया एक बात बता दे भैया, आने वाले दिनों में एलटी ग्रेड, केवीएस, ईवीएस, अरे एनबीएस, ईएमआरएस और जो उत्तर प्रदेश में टीएसटी पीएसटी वैकेंसी आएगी और बिहार में टीआरई 4 में भी पैटर्न का क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, तो ये आपको कथन पूछेगा, नीचे आपकी कवियों के बारे में पूछेगा। तो ये कथन आपको टीएसटी पीएसटी यूपी में और एलटी ग्रेड मेंस में तो तय है कि आपको 5 कथन पूछेगा ही, कम से कम 5 कथन पूछेगा, ठीक है, कम से कम 5 कथन यहां से आपको उठाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु युग से कम 2 कथन, द्विवेदी युग से 2 कथन, शुक्लोत्तर युग से 2 कथन और छायावादी युग से 2 कथन आपको उठाएगा ही उठाएगा। चलिए, करा कि जैसे कंता पर रहे तैसे रहे विदेश, जैसे कंता पर रहे तैसे रहे विदेश,
प्रेमघन, भारतेंदु, राधा कृष्ण, प्रताप नारायण मिश्र। बहुत ही शानदार लाइन है। चलिए भैया बताइए इसका अर्थ बताइए, सॉरी इसका उत्तर बताइए भैया। करा कि जैसे कंता पर रहे तैसे रहे विदेश, किसकी लाइन है? चलिए भैया बता दे। यह भैया प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता है, और प्रताप नारायण की यह मिश्र की यह लाइन है कि जैसे कंता पर है तैसे रहे विदेश। यह रचना किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की है। यह रचना किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करा कि धन्य भारत भूमि सब रतननी की उपजना उपजवानी। करा कि धन्य भारत भूमि सब रतननी की उपजावनी, उपजावनी। ध्यान रखिएगा, करा कि धन्य भारत भूमि, ये भारत भूमि धन्य है, सब रत्न मतलब सब रत्नों की उपजाऊ भूमि है। मतलब भारत में ऐसी भूमि जहां पे सब रत्नों को उपजाया है। ठीक। अब यह लाइन किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, श्रीधर पाठक की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। बहुत ही शानदार लाइन है, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। चलिए भैया, चलिए बताइए, आपके उत्तर का हम वेट कर रहे हैं। चलिए, लगता है कि आप लोगों का उत्तर नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं भैया। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यह रचना है, मतलब यह लाइन है, यह कथन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते भी हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाला वृष भानु दुलारी। ध्यान रखिएगा, यह कृष्ण जी के बारे में यह कहा गया है। यह मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाला वृष भानु दुलारी। ठीक है, यह शब्द कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? तो करा कि रत्नाकार, प्रेमघन, भारतेंदु, कवि रत्न। किसने कहा है बताइए? चलिए 31 का उत्तर दीजिए भैया। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 31 का, मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाला, नंदलाल लल्ला, नंदलला वृष भानु दुलारी। ठीक है, यह कृष्ण जी के बारे में पंक्ति किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, यह किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। यह पंक्ति किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते भैया। करा कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियन नाही मानती। कला है कि यह लाइन करे कि हे प्यारे, तिहारे निहारे बिना, तुम्हारे तुमको निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती। आज प्रॉमिस डे है, आज प्रॉमिस डे है, 10 फरवरी है। कल हग डे होगा, फिर कौन सा डे होगा, फिर कौन सा डे होगा, फिर वैलेंटाइन डे होगा। देखिए एक प्रेमिका क्या कह रही है कि पिय प्यारे, हे पिया प्यारे, तिहारे निहारे बिना, तुम्हारे निहारे बिना अखियां दुखी नहीं मानती। हमारी जो अखियां हैं वह मानती नहीं, दुख से भरी अखियां मानती ही नहीं है। तुम मतलब जब तक तुम्हारा दर्शन न करे, तुम्हें निहार न ले, तब तक हमारी दुखी आंख मानती ही नहीं है। ठीक है, यह किसने कहा इस लाइन को? रत्नाकर, राधा कृष्णदास, प्रेमघन, भारतेंदु, किसने कहा है? चलिए भैया, बहुत शानदार लाइन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे देंगे। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं इसका उत्तर देंगे।
चलिए चलिए भैया, आप लोग चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अगर जिंदा रहते वर्तमान में तो ये एक गाना का रचना करते, तनी ताक दे तू हमरे ओरिया मर जैती, ठीक है, बिना गंगा में नहैले तर जैती। अगर भारतेंदु जी अगर जिंदा होते तो इसी लाइन का दूसरा लाइन लिखते, तनी ताक दे तू हमरे ओरिया मर जैती बिना गंगा में नहैले तर जैती। लेकिन भारतेंदु जी जिंदा है नहीं। फिलहाल यह लाइन किसने लिखा है, तो यह लाइन किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चलिए चलिए, बिल्कुल गायत्री जी, डी ऑप्शन सही है, देर से जवाब दिया आपने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए करा कि चित चैत की चांदनी चाह भरी, वाह क्या बात है रे भाई, क्या बात है। चित चैत की चांदनी, चैत चैत की चांदनी, चैत 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 की चांदनी चाह भरी, चर्चा धनिये की चलाई ना, चर्चा धनिये की चलाइए ना, चर्चा धनिये की चलाई ना, वाह क्या बात है। किसकी रचना है भैया, ये किसकी लाइन है, किसकी रचना है, ये किसकी लाइन है, भारतेंदु प्रेमघन रत्नाकर कवि रत्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा तो मैं वेट करूं। ओहो भैया, यह लाइन किसकी है, तो प्रेमघन की है, यह प्रेमघन की है, ठीक है, यह प्रेमघन की है। और एक प्रेमिका के बारे में यह वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमघन की है ये। चलिए कोई बात नहीं गायत्री जी, एक आध प्रश्न तो गलत हो ही जाएगा। करा हिंदी नई चाल में ढली, चलिए नेक्स्ट है, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु जी की, निराला जी की, महादेवी वर्मा की, बाल मुकुंद गुप्त की, बताइए भैया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली, चलिए बताइए, हिंदी नई चाल में ढली, इसका उत्तर तो दे ही दीजिए आप लोग। वाह क्या बात है, गुड गायत्री जी, उम्मीद थी कि इसका आप जवाब दे लेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, हिंदी गद्य युग का प्रथम कवि या रचनाकार किसी को माना जाता है तो भारतेंदु जी को। भारतेंदु जी ने हिंदी के प्रगति में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और हिंदी गद्य को बहुत आगे और दिशा दिया, जिसकी वजह से यह लाइन भारतेंदु ने ही कहा कि हिंदी नई चाल में ढली, अर्थात इनके युग में हिंदी को नई दिशा मिली है। और अंत समय में जब ये हिंदी चरम उत्कर्ष पे थी, इनके विकास, इनके समय में विकास के चरम उत्कर्ष पे थी, तो इन्होंने ये कथन कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। तो दोस्तों यह भारतेंदु ने कहा है, यह भारतेंदु ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि कौन करे जो नाही कसकत कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ध्यान रखिएगा, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। चलिए चलिए भैया, यह वियोग में गाया गया एक पद का लाइन है, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत ही शानदार रचना का ये लाइन लिया गया है। चलिए उत्तर दीजिएगा तो। इसका उत्तर तो आ ही जाना चाहिए। चलिए भैया बता दें आपको, प्रताप नारायण मिश्र की ये है, यह जो लाइन है किसकी है, तो प्रताप नारायण मिश्र की है, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, करा कि जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटाती, सूरदास मनमोहन, डॉक्टर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास,
बद्री नारायण चौधरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल गायत्री जी, नेक्स्ट प्रश्न है 36। 36 का उत्तर बताइए। 36 का, जो विषया संतन तजी ताही मूड लट लट लपटाती। सूरदास, डॉक्टर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 36 का डी नहीं जी, गायत्री जी इसका सही होगा राधा कृष्ण दास होगा। क्या होगा? तो राधा कृष्ण दास होगा इसका, ठीक है। राधा कृष्ण दास की यह लाइन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। मतलब बहुत दुख है कि हमारा धन कहां चला जाए, पाया हुआ धन विदेश चला जा रहा है। यह लाइन किसने कहा है? राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, व्यास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए आपको बात बताएं, जब भी देश विदेश की बात करेगा, किसी भी रचना लाइन में देश विदेश की बात करेगा, देश विदेश की भाषा की बात करेगा, तो एक ट्रिक समझ लीजिए। देश विदेश की भाषा का, देश विदेश के धन का, देश विदेश की दिशा का, कहीं भी देश विदेश की बात किया तो वहां पर एक ही व्यक्ति आएगा, और वह व्यक्ति कौन है? तो आप बताइए। गुड, गायत्री जी, बहुत शानदार उत्तर मिल गया भैया। गायत्री जी का उत्तर है डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा भैया, जहां पे ध्यान रखिएगा, जहां पे धन विदेश या देश विदेश, देश विदेशी समाज, देशी विदेशी भाषा, जहां पे इसका उल्लेख आ जाए, तो यह सबसे ज्यादा किनकी रचनाओं में, किनके लेखों में मिलता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखों में मिलता है देश विदेश वाली बात। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी देश विदेश में प्रश्न कोई भी आए और भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन में होंगे तो आंख मूंद के मार दीजिएगा, यह प्रवीण कुमार का दावा है कि सही होगा। चलिए, करा हमारो उत्तम भारत देश। चलिए भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हमारो उत्तम भारत देश, हमारा देश भारत उत्तम है, करा राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। हमारो उत्तम भारत देश, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए सही जवाब क्या होगा। 38 है, बताइए 38 नंबर का उत्तर क्या होगा। चलिए, आप लोगों का उत्तर लग रहा है देर से आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसका उत्तर बता देते हैं आपको। इसका उत्तर होगा राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी ने कहा है हमारो उत्तम भारत देश का है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह किसने कहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। करा भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। गदर से प्रभावित है मतलब जो भारतीय युग के काल की जो रचनाएं हुई, काफी गदर मचा दी थी। अर्थात भारतीय युग के दौर में जो काव्य साहित्य पर काम हुआ है, कार्य हुआ है, वो एकदम गदर जैसे हुआ है। तो यह कमेंट किसने किया है? भारतीय युग को लोग, भारतीय युग को लेकर यह वक्तव्य किसने दिया है? कह रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है? जी बिल्कुल गायत्री जी। 39 नंबर का बताइए आप लोग।
गुड, सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह बात कहा है भैया। भारतेंदु के बारे में यह वक्तव्य किसने दिया है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिया है। गायत्री जी इसकी फर्स्ट विनर इस प्रश्न की। चलिए, करा भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। क्या सही होगा बताइए। चलिए चलिए, चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या? भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। चलिए बताइए। बहुत ही शानदार सीरीज है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। जी बिल्कुल सही है, राइट, वेरी गुड, बहुत शानदार भाई। कौन है? गायत्री जी हैं। चलिए गुड, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री जी आपका सिलेक्शन हमको लगता है कि इस बार जरूर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बिहार बेट तो आप जरूर ही दीजिएगा। बिहार बेट आने वाला है, बेट, ठीक है, बिहार बेट आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। और पीजीटी में अगर आप नहीं है तो पीजीटी दीजिएगा, एलटी ग्रेड दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जो प्रश्न उठाए हैं भैया एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न उठाए हैं। और यहां से आपको अगर आप जाएंगे एग्जाम में तो सीधे प्रश्न फंसेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति इसका उत्तर दे ले रहा है तो मैं उसका सिलेक्शन श्योर बता दे रहा हूं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करा भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। चलिए, ये सही है कि भारतेंदु की मतलब भारतेंदु जी ने जो समाज था उस समाज की बहुत से उपेक्षित वर्ग थे, जो सुविधाओं का ताता था, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, कुरीतियां थी। समाज की बातों को भारतेंदु जी ने अपने साहित्य के माध्यम से, जनवादी साहित्य के माध्यम से उनकी समस्याओं का उजागर किया और किसके सामने रखा? समाज के सामने रखा। यह बात किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए बताइए। चलिए भैया उत्तर दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। 41 का बी। आह, नो 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 नो, गलत हो गया भाई गायत्री जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बात कहा है भैया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को व्यक्तिगत रूप से और ये एक तरीके से साहित्य में इन्होंने इनको इंडिकेट किया, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि आधुनिक हिंदी के काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, वैतालिक किसे कहा गया? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही को कहा गया। बताइए किसको कहा गया है? चलिए भैया, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, किसने कहा है वैतालिक किसे कहा गया है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। किसको कहा गया भैया? तो भारतेंदु को कहा गया है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैताली किसे कहा गया है? तो भारतेंदु को। ठीक है, तो कल हम लोग भैया पढ़ेंगे किसके बारे में? तो कल हम लोग द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट किया जाएगा द्विवेदी युग के बारे में। ठीक है, कल की क्लास की कल की होगी द्विवेदी युग के बारे में। तो आज का जो प्रश्न था भारतेंदु युग से था। ठीक है, आज की क्लास भारतेंदु युग से थी, कल हम लोग द्विवेदी युग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। दोस्तों ये हमारा जो भी क्लास है ये आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, बीपीएससी, TRE4, TRE4 और LT ग्रेड, NVS, KVS और EMRS के लिए महत्वपूर्ण है। EMRS के लिए महत्वपूर्ण है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यहां से प्रश्न आपको फंसेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है। आप लोगों ने साथ दिया इसके लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं 10 बजे द्विवेदी युग के प्रश्नों को लेकर। द्विवेदी युग हमने पढ़ाया है ऑलरेडी, द्विवेदी युग की क्लास हमने चलाया है। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कल हम लेके आते हैं संकलन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और ये ना भूलिएगा कि हम एक दिन क्विज कराएंगे, सभी क्लास से क्विज कराएंगे। उस क्विज में आप लोग भाग लीजिएगा। 500 रुपया की प्राइज होगी, कैश प्राइज। जिसका अधिकतम उत्तर सही होगा उसको तुरंत प्राइज दिया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अपने भाई एवं बहनों को जरूर बताइए कि यहां से हिंदी पढ़ो और हम भरसक प्रयास करते हैं कि आपको सही मटेरियल और सही सामग्री और सही प्रश्नों की श्रृंखला और सही व्याख्यात्मक तथ्य आपको मिले। तो धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद।